नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी पीसी बिल्ड की गाइड को लेके। तो जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं, जब भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आप कोई चीज परचेस करना चाहते हो, पीसी परचेस करना चाहते हो, उसके पार्ट सिलेक्ट करते हो, तो वो काफी कंफ्यूजन रहता है कि हमें अपने काम के हिसाब से कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड और बाकी जो चीजें हैं, पेरिफेरल्स हैं, वो कैसे सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो जाए। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप यदि गेमिंग के लिए अपना डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं या प्रोडक्टिविटी के लिए अपना जो डेस्कटॉप है वो बनाना चाहते हैं, तो कैसे हमें पार्ट्स, उसके लिए कौन से पार्ट्स सही रहेंगे, कौन से पार्ट्स गेमिंग के लिए सही रहेंगे, कौन से पार्ट्स प्रोडक्टिविटी के लिए सही रहेंगे, ये सारी चीजें आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पीसी बिल्ड और फोटोग्राफी से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आते रहता हूं। और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यदि हम अपने इंडिया में पीसी यूजर्स की बात करें तो 3 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो लोग जो कि लैपटॉप यूज करते हैं, जिनको मूव होके काम करना है, या स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग जिनकी होती रहती है, उनके लिए लैपटॉप होता है और वो खासकर लैपटॉप प्रेफर करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में लैपटॉप ही आदमी खरीदने के लिए ट्राई में रहता है। और वहीं हम दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो लोग हैं जो कि ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि हमें कैसे डेस्कटॉप लेना, तो वो या तो प्री बिल्ड पीसी लेते हैं या ऑल इन वन डेस्कटॉप जो कोई भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जिनमें जो प्री असेंबल्ड होते हैं, और या तो फिर शॉप में जाके अपने लिए जो भी शॉप का ऑनर होता है उसके मुताबिक पार्ट सिलेक्ट करते हैं और उनके हिसाब से अपना पीसी बिल्ड करा के लेके आ जाते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी हम उसके बारे में बात करें, और आज के वीडियो में हम उन्हीं कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने लिए खुद ही पार्ट सिलेक्ट करते हैं, खुद ही सिस्टम असेंबल करते हैं। तो ये वो कैटेगरी है जिसको काफी कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे पीसी पार्ट सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे अपनी चीजों को सिलेक्ट करना चाहिए, हमारी क्या यूसेज है, हमें गेमिंग के लिए बनाना है या हमें प्रोडक्टिविटी के लिए अपना पीसी बिल्ड करना है, तो इसके लिए कौन सा पार्ट सही रहेगा, प्रोसेसर हो, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे वो जीपीयू हो। काफी सारे कंफ्यूजन्स आते हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करूंगा। और मैं भी यही हमेशा बोलता हूं, यही सजेस्ट करता हूं कि जो भी आदमी अपना पीसी बनाना चाहता है, जिसमें या तो उसको गेमिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है, थोड़ी हाई लेवल का काम करना है, तो वो मैं यही बोलूंगा कि खुद ही पीसी बिल्ड करें। क्योंकि यदि हम खुद ही पीसी बिल्ड करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कौन कौन से पार्ट्स खरीदना है, पार्ट्स के बारे में अच्छे से रिसर्च कर पाते हैं कि वो पार्ट्स सही हैं कि नहीं। उसके बाद फिर हम खुद ही बनाते हैं, जब हम खुद ही उसको असेंबल करते हैं, एक तो फीलिंग भी अलग होती है, दूसरी चीज कि यदि कभी फ्यूचर में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको यदि कुछ काम प्रोडक्टिविटी का काम करना रहता, तो उनको यदि जैसे पीसी खरीदना है तो मेरे पास आते हैं कि भाई इतना बजट है मेरा, इसके अनुसार मेरे को ऐसा पीसी बिल्ड करना है जिसमें मेरा ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए। तो मैं एक मतलब उनके मन में ये रहता कि ऐसा ना हो कि पता चला हम अपने मन से कोई पार्ट्स खरीद लें और फिर वो गलत आ जाए, फिर बाद में जो पैसा है हमारा वो वेस्ट हो जाए। तो ये काफी लोगों के मन में डाउट रहता है। और हमारी भी काफी सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि पूछते रहते हैं कि सर इस प्राइस रेंज में कौन सा सिस्टम हमें असेंबल कराना, कौन कौन से पार्ट्स हमें सिलेक्ट करना रहता है। और यदि यही प्रॉब्लम आपके साथ भी जाती है और यदि आप मुझसे अपना पीसी बिल्ड कराना चाहते हो तो मेरे से सोशल मीडिया के लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको पीसी जो है बिल्ड करके सेव भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो हम पार्ट के बारे में बात करें जिनको हमें सिलेक्ट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, वो है हमारे सीपीयू, जो हम प्रोसेसर यूज करने वाले अपने सिस्टम पे। क्योंकि वो ही एक आपका डिसाइड करता है कि यदि आप प्रोडक्टिविटी या गेमिंग या कोई भी बेसिक काम भी कर रहे हो तो उसमें परफॉर्मेंस कैसी निकल के आएगी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लें, जिनको अपने कोई भी प्रोडक्टिविटी या कोई भी गेमिंग नहीं करनी, बेसिक अपना ऑफिस का काम करना है या बेसिक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर रन करने, तो उनके लिए कौन सा सीपीयू रहेगा? तो उनके लिए सीपीयू नहीं, मैं तो एपीयू सजेस्ट करूंगा जिसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स होते हैं। जैसे कि ये है Ryzen 5 3400G। तो ये जैसे प्रोसेसर है तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये एक तो प्रोसेसिंग में भी दे देगा, साथ पे आपको अलग से कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा और काफी अच्छी परफॉर्मेंस, चाहे वो Ryzen 3 हो और जो भी इंटेल के पुराने सीपीयूज जो आते थे वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट ग्राफिक के साथ आते थे, जिनमें आपको अलग से कोई ग्राफिक कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उनके लिए यही मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो Ryzen 3 के जो एपीयू हैं, Ryzen 5 के जो एपीयू हैं, आप उनको सिलेक्ट करके अपना काम अच्छे से चला सकते हो, क्योंकि उनमें आपको डिसेंट ग्राफिक की परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी और एक अच्छी सीपीयू परफॉर्मेंस भी उसमें
मिल जाएगी। और उनमें आप कोई सा भी प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो इंटेल की तरफ से हो, चाहे वो AMD की तरफ से हो। AMD थोड़ी प्राइस टू परफॉर्मेंस या जो वैल्यू है अपने प्राइस के हिसाब से वो काफी अच्छा प्रोवाइड करा देती, तो इसलिए मैं ज्यादातर अपने कस्टमर हैं उनको मैं ज्यादातर राइजन ही सजेस्ट करता हूं। और वहीं हम बात करें कि हमें यदि गेमिंग करना है, प्रोडक्टिविटी करना है, कोई हाई एंड टास्क करना है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, कोई डिजाइनिंग का काम करना है, तो उसके लिए आपको सीपी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। देखो, प्रोसेसर कोई भी बुरा नहीं होता है, चाहे आप AMD ले लो चाहे इंटेल ले लो, दोनों में कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि बुरी है या हम उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। दोनों काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देते हैं। और जो सीपीयू की परफॉर्मेंस जो डिसाइड होती है वो उनके कोर से, उनके थ्रेड से, उनकी क्लॉक स्पीड से, कि उनमें जो क्लॉक स्पीड है वो कितनी ज्यादा है, उनकी जो कोर्स है वो कितनी ज्यादा है, उनमें थ्रेड्स कितने ज्यादा हैं। और यदि आप अपना प्रोसेसर सिर्फ गेमिंग के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो, आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं करनी, तो वहां पे क्या होता है कि ज्यादा कोर की हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गेमिंग में बहुत ज्यादा यदि कोर ना भी हो आपके प्रोसेसर पे तो चलेगा, ज्यादा कोर ना हो, लेकिन यदि सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो यदि अच्छी है, जैसे कि इंटेल के सिनेरियो में हम बात करें तो इंटेल के जितने प्रोसेसर होते हैं उनमें ज्यादा कोर्स AMD के मुकाबले तो उस प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है हमेशा इंटेल की ज्यादा होती है। और जिनकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा है, जिन सीपीयूज की, वो हमारे गेमिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं, इसलिए इंटेल हमेशा गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर रहा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, AMD के जितने सीपीयूज आ रहे हैं वो अपने लगभग सभी सीपीयूज ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं और वो अपनी एक बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं। जैसे कि ये मेरे पास जो प्रोसेसर है वो है राइजन का राइजन 5 3600। ये प्रोसेसर 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.2 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। और यहाँ पे आपको डिसाइड करने से पहले एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो बजट है वो कैसा है। बजट यदि अलाउ कर रहा है तो आपको जो महंगे सीपीयूज है उन पे जाना चाहिए, लेकिन यदि हम बात करें कंपैरिजन की तो यहाँ पे हमारे पास है इंटेल का i5 9600KF, जो कि जिनमें इनबिल्ट जीपीयू के साथ नहीं आता है, और ऐसे ही सेम प्रोसेसर है राइजन 3 3600। ये दोनों प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यदि हम प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 6 कोर 12 थ्रेड के साथ प्रोसेसर आता है जिनकी, और यदि आप अंतर बोलोगे तो 2 से 3 हजार रुपए का सीपीयू डिफरेंस मिल जाएगा। यदि हम वही बात करें तो राइजन 3 का 3300X वो प्रोसेसर काफी अच्छा है गेमिंग के लिए, क्योंकि वो कम कोर्स के साथ तो जरूर आ रहा है, लेकिन जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है उसकी काफी अच्छी है। कि हमें गेमिंग के लिए प्रोसेसर खरीदना है कि प्रोडक्टिविटी के लिए खरीदना, तो ये आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। तो ये आपके सीपीयूज डिसाइड होगा कि आप बजट के अनुसार और आपकी डिमांड के अनुसार आप सीपीयू सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यदि हम बात करें मदरबोर्ड की, कि हम अपने पीसी बिल्ड के लिए मदरबोर्ड कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा सही रहेगा। देखिए, अब इस पे ये चीज तो आपको पता होगी कि इंटेल के लिए अलग सॉकेट के मदरबोर्ड आते हैं और AMD के लिए अलग सॉकेट के मदरबोर्ड आते हैं। तो जो भी आपको प्रोसेसर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आप मदरबोर्ड सिलेक्ट कर रहे हो। लेकिन देखिए क्या होता है कि मदरबोर्ड सिलेक्ट करने के लिए भी काफी सारे लोग ये गलती कर देते हैं, क्योंकि आपने सारे पार्ट्स तो अच्छे ले लिए, सारे जो कंपोनेंट जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होना है, लेकिन जो मेन चीज है जिसपे सारे कंपोनेंट कनेक्ट होना है, यदि वही आप वीक ले लेते हो अपने जो बाकी प्रोडक्ट है उनके अनुसार, यदि आपने ये वीक ले लिया तो फिर तो आपको काफी परेशानी फ्यूचर में जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप मान लीजिए कम कोर वाले जो सीपीयूज ले रहे हैं, एपीयू ले रहे हैं, तो उनमें आप बेसिक मदरबोर्ड सिलेक्ट कर भी लेंगे तो उनमें इतनी ज्यादा हीट जनरेट नहीं होगी, इतनी ज्यादा आप जो पावर है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो उस पर काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप मान लीजिए ज्यादा कोर वाले प्रोसेसर ले रहे हैं, 3600 ले रहे हो या तो फिर 3700X ले रहे हो, या इंटेल की श्रेणी में बात करें तो 9600 जो आप मान लीजिए प्रोसेसर ले रहे हो, या 10 जनरेशन के सीपीयू जो ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं वो ले रहे हो, वहां पे आपको काफी अच्छा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ओवरक्लॉकिंग है तो उसमें कंपोनेंट है वो अच्छी क्वालिटी के यूज होना चाहिए। इसलिए जो मदरबोर्ड है वो भी काफी अच्छे सिलेक्ट करना चाहिए। यदि आप AMD के सिनेरियो में बात करें तो जैसे आपने कोई प्रोसेसर सेलेक्ट किया, राइजन 3600 ले लिया, राइजन 7 3700X ले लिया, जिसमें देखिए सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी ज्यादा रहेगी, साथ में ज्यादा कोर भी है, तो वो उसको ज्यादा पावर भी रिक्वायर्ड होगी और साथ में उसपे जो परफॉर्मेंस होगी ना वो काफी अच्छी। तो उसके जैसे मान लीजिए मदरबोर्ड में जो आपकी VRMs हैं, जो भी कंपोनेंट हैं, कैपेसिटर हैं, वो बाकी सारी चीजें लगी हुई हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी में लगी होना चाहिए। इसमें यदि प्रोसेसर आपका ओवरक्लॉक भी आप करते हो तो उस पे मदरबोर्ड है, जो भी आपके कंपोनेंट है वो स्टेबल रहे और अच्छे से परफॉर्मेंस दें, तो ये बहुत बड़ा जो फैक्टर है यदि आप मदरबोर्ड डिसाइड करते हो और उस पर यदि गलती कर देते हो तो बहुत दिक्कत जो है फ्यूचर में होती है। जैसे यदि आप सोच रहे हो कि राइजन के जो 3rd जनरेशन के लिए जो B550 मदरबोर्ड आ गए, तो B550 भी आए हैं, लेकिन यदि आप उसको एंट्री लेवल ले रहे हो, या तो फिर मान लीजिए आपका मन हो गया कि हम X570 सीरीज का मदरबोर्ड ले लें
और यदि आप बेसिक मदरबोर्ड ले रहे हो तो बेसिक मदरबोर्ड लेने से अच्छा है जो उससे लोअर वर्जन, मान लीजिए X570 और B550 से B450 कम है, लेकिन जो आप बेसिक B550 और X570 मदरबोर्ड लोगे उससे अच्छा ये जो फ्लैगशिप वाले जो मदरबोर्ड हैं, जो कि हाई एंड B450 मदरबोर्ड है, वो कहीं अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देंगे। साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कितने डुअल चैनल मेमोरी का सपोर्ट है कि नहीं। साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि PCI Gen 3 का सपोर्ट भी है कि नहीं, NVMe का सपोर्ट है कि नहीं, ग्राफिक कार्ड कितने लग सकते हैं, रैम कितनी लग सकती हैं। तो यही सारी चीजें देखते हुए हमें अपना मदरबोर्ड सिलेक्ट करना चाहिए। हमें कभी भी बिल्कुल कमजोर अपने प्रोसेसर के हिसाब से, प्रोसेसर हाई एंड ले लिया, मदरबोर्ड बिल्कुल कमजोर सिलेक्ट कर लिया, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बाद में काफी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये हो गई बेसिक कि आपके मदरबोर्ड में VRM कैसी है, उसके कंपोनेंट कैसे हैं, इससे आपकी स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद आप फीचर डिसाइड कर सकते हो कि कितने M.2 के स्लॉट्स हैं, कितने ग्राफिक कार्ड के स्लॉट हैं, या उसमें वाईफाई का सपोर्ट है कि नहीं। ये सारी चीजें तो सेकेंडरी है, लेकिन पहले हमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं उस पे जो यूज हैं VRM से, ये देख के हमें अपना मदरबोर्ड डिसाइड करना चाहिए। अभी तक जो हमने बात की प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बारे में, तो ये आपको सेपरेट लेना पड़ता है। मान लीजिए कि यदि आप इंटेल के साइड जा रहे हो तो इंटेल के जो सपोर्टेड चिपसेट वाले मदरबोर्ड हैं वो, तो इन दोनों चीजों में आपको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाकी जो सारी चीजें, रैम हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, ये सबके लिए कॉमन होते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आप राइजन के लिए कोई स्पेशल होगा या तो फिर इंटेल के लिए कोई स्पेशल होगा, ऐसा नहीं होता है। अब हम इसके बाद जो अगले कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे वो है हमारी रैम, कि हमें रैम अपनी कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए इंटेल और रैम के बारे में भी यदि हम बात करें, इंटेल और AMD काफी डिफरेंस है। इंटेल के लिए उतनी ज्यादा रैम्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यदि हम बात करें AMD के केस में तो वहां पे काफी जो रैम है हमें ज्यादा चाहिए होती है। और यदि हम APU की बात करें तो उसके लिए जो इनबिल्ट ग्राफिक्स है उसके लिए भी कुछ रिजर्व रैम चाहिए होती है। चाहे आप गेमिंग के लिए अपना PC बिल्ड करो, चाहे आप प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन मिनिमम 8 GB रैम तो रिक्वायर्ड है। उसके बाद यदि आप, वैसे तो जरूरी 16 GB है, क्योंकि काफी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं अब ज्यादा रैम मतलब उनके लिए जरूरत पड़ती है ज्यादा रैम की। यदि आपको अच्छे से अपने जो गेम्स हैं उनको रन करना है, जो अपने सॉफ्टवेयर हैं, जो चाहे वो प्रोडक्टिविटी के लिए हो चाहे किसी भी काम के लिए उनको रन करना है, तो आपको रैम की जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए हमें ये डिसाइड करना है कि देखिए कि जो रैम है वो डुअल चैनल में लगानी चाहिए। यदि आप 16 GB की रैम यूज कर रहे हो तो 8+8 की 2 स्टिक लगानी चाहिए, जो कि मदरबोर्ड में डिनोट होता है कि हमें कैसे रैम अपने उसमें लगानी है डुअल चैनल की। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो यदि हम डुअल चैनल में अपनी रैम यूज करते हैं तो जो रैम की बैंडविड्थ है उस पे वो हमें पूरी तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़ के मिलती है हमें। तो इसलिए हमें जो रैम है वो हमें डुअल चैनल में लगानी चाहिए। और उसके बाद हमें जो दूसरी चीज रैम में देखना चाहिए कि वो कितने, जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है। तो कम से कम नहीं तो 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम तो अब बिल्कुल जो नए प्रोसेसर है उनके लिए जरूरी है। जितनी हाई फ्रिक्वेंसी की रैम रहेगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन ये भी हमें देख लेना चाहिए कि हमारे जो मदरबोर्ड हम यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, उस पे कितने मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्टेड है। फिर उसके बाद रैम का हमें कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए रैम में क्या होता है कि जितनी अच्छी फ्रिक्वेंसी की रैम सिलेक्ट करोगे उतनी ज्यादा वो हीट होगी। तो उस पर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हीट सिंक है, जो पहले रैम आती थी जिनमें कोई भी हीट सिंक नहीं होती थी, ऐसे सिर्फ चिप जैसी रहती थी, तो अब यदि ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली हम वैसी रैम यूज करेंगे तो वो हीट के कारण वो स्टेबल भी नहीं रहेंगे और जल्दी खराब होने के उसमें चांस भी रहेंगे। तो इसलिए जो अभी जितनी नई रैम आ रही हैं, जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसी की रैम आ रही हैं, उनमें हीट सिंक कहीं लगा होता है। यदि आप गेमिंग के लिए कर रहे हो तो कम से कम 8 GB, और यदि प्रोडक्टिविटी और गेमिंग दोनों के लिए यदि आप रैम अपना डिसाइड कर रहे हो तो 16 GB की रैम तो नेसेसरी है। और डुअल चैनल में आपको अपनी मेमोरी यूज करना है। यदि 16 GB यूज कर रहे हो तो 8+8, और यदि 32 GB यूज कर रहे हो तो 16+16 की 2 किट आपको लेनी है, ना कि एक 32 GB या 16 GB की एक किट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने मिलेगा। और डुअल चैनल की रैम जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने ग्राफिक कार्ड के बारे में, कि हमें ग्राफिक कार्ड कैसे सिलेक्ट करना होता है। देखो यदि आप APU लेने जा रहे हो तो आपको ग्राफिक कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, और यदि आपको ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो आपको APU लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये क्लियर होना चाहिए कि यदि आप APU ले रहे हो तो उस पर यदि आप ग्राफिक कार्ड खरीदते हो तो जो आपका APU में एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया है और जो ग्राफिक कार्ड भी दे रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट है। जो आपको CPU परफॉर्मेंस जो मिलनी चाहिए वो APU उतनी नहीं दे पाते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि आप APU ले रहे हो तो आपको ग्राफिक कार्ड नहीं लेना है, या उसी हिसाब से आपको PC बिल्ड करना हो। यदि आप CPU ले रहे हो तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो हम बात कर लें कि हमें ग्राफिक कार्ड अपने कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, हमारी चाहे वो गेमिंग है, प्रोडक्टिविटी है, उस हिसाब से हमें ग्राफिक कार्ड कैसा लेना चाहिए। तो अभी यदि हम बात करें कि फुल HD की आपको एडिटिंग करना है या फुल HD की गेमिंग करना है तो ग्राफिक कार्ड तो नेसेसरी है। यदि आप प्रोडक्टिविटी या गेमिंग में आ रहे हो तो गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड ज्यादा जरूरी होता है। और
प्रोडक्टिविटी के लिए सीपीयू ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपको अपना डिसीजन जो है उस हिसाब से लेना है। अब इस पे ये चीज क्लियर होना चाहिए कि यदि हम अपना ग्राफिक कार्ड जो है वो गेमिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमें ग्राफिक कार्ड अच्छा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम बात करें गेमिंग में तो सीपीयू परफॉर्मेंस, यदि सीपीयू में आपके ज्यादा कोर्स नहीं भी है, ज्यादा थ्रेड नहीं भी है, तो आपका सीपीयू इनफ रहेगा आपकी गेमिंग के लिए। लेकिन यदि ग्राफिक कार्ड आपका कमजोर ले लिया तो वहां पे जो पूरी परफॉर्मेंस है आपकी वो ग्राफिक्स पे ही बेस है, तो इसीलिए आपको ग्राफिक कार्ड अच्छे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं हम बात करें प्रोडक्टिविटी के लिए तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारी सीपीयू परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मैटर करती है। जितने ज्यादा कोर रहेंगे, जितने ज्यादा थ्रेड रहेंगे, तो वो सीपीयू ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। सिर्फ ग्राफिक कार्ड की एडिटिंग में या प्रोडक्टिविटी में हम बात करें तो वहां पे जरूरत पड़ती है जब आप रियल टाइम एडिटिंग करते हो, तो जो रियल टाइम हम देख रहे होते हैं, या कभी कभी हार्डवेयर बेस्ड जो इनकोडिंग होती है रेंडरिंग के टाइम में जो कुछ हेल्प मिलती है, उसके लिए थोड़ी बहुत ग्राफिक कार्ड जरूरी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बिल्कुल बेसिक जो 710 या जो बेसिक ग्राफिक कार्ड है वो आप उठा लो, उस पे आपका पैसा मतलब कहना चाहिए बर्बाद ही होता है। इससे अच्छा आप एपी ले लो, वो भी आपको एडिटिंग के अंदर भी और जो प्रोडक्टिविटी के अंदर भी बेसिक लेवल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो दे देगा। लेकिन यदि हम बात करें जब हम थोड़ी 1080 पिक्सल की जो अपने अच्छे इफेक्ट के साथ यदि हम, तो वहां पे हम एक अच्छा डिसेंट ग्राफिक कार्ड, चाहे वो 1050 Ti हो या तो फिर जैसे ये है 1650 सुपर RX 570 है AMD की तरफ से, वो ले लो। लेकिन AMD का मैं इसलिए नहीं बोलूंगा अभी ग्राफिक कार्ड लेने के लिए, यदि आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए अपना ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो एनवीडिया जो ग्राफिक कार्ड बनाती है वो कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज होते हैं। उस पे जो कोडा कोर्स होते हैं वो आप यूटिलाइज होते हैं यदि आप एडिटिंग कर रहे हो, और उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो AMD के जो ग्राफिक कार्ड है उतना बेनिफिट आपको उसका देखने नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम वही बात करें अपनी जो ग्राफिक कार्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं गेमिंग के लिए, तो उसके लिए तो आप जितना हाई एंड ग्राफिक कार्ड अपने प्रोसेसर के हिसाब से ले सकते हो। देखो अब इस पे भी डिसाइड करना होता है कि हमने जैसे प्रोसेसर लिया Ryzen 3100 या Ryzen 3300X ले रहे हो, तो उसके लिए जो ग्राफिक कार्ड रहेगा ना 1650 सुपर, 1660 सुपर या मैक्सिमम 2060 तक आप उसके ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। और यदि आप उसके ऊपर के प्रोसेसर जा रहे हो, 3600 जा रहे हो और या तो फिर 3700X ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको और हाई एंड ग्राफिक कार्ड भी जा सकते हो, क्योंकि जितना अच्छा आप ग्राफिक कार्ड लोगे आपको गेमिंग के अंदर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, क्योंकि जो गेमिंग है वो ग्राफिक पे ही बेस होती है। तो जो हमें जो ग्राफिक कार्ड है वो इस हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि ज्यादा ऐसा ना हो कि हमें पता चला कि हमें यदि हम प्रोडक्टिविटी करना है तो वहां पे हम सीपीयू में ज्यादा पैसा ना लगा के ग्राफिक कार्ड में ज्यादा पैसा लगा दिया, फिर वो पैसा हमारा कहीं ना कहीं उतना बर्थ नहीं रहता। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें जो अगला कंपोनेंट जो सिलेक्ट करने में दिक्कत जाती है वो है हमारी स्टोरेज डिवाइस। कि हमें स्टोरेज के लिए ऐसी हार्ड डिस्क लेना चाहिए जो कि पुराने जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, क्या जो SSD है वो लेना चाहिए। अब ये इनमें भी काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम इस पे भी गलती कर देते हैं कि पता चला हम सिर्फ हार्ड ड्राइव लेके आ गए और अपना वहां पे फिर कहीं ना कहीं वो बाकी चीजों के हिसाब से आपका बॉटल नेक करती है और आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। क्योंकि जो स्टोरेज डिवाइस है, जो भी आपका डेटा जिसपे स्टोर है, उसकी स्पीड भी बहुत मैटर करती है कि वो कितनी स्पीड दे रहा है और कितने अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है। तो स्टोरेज डिवाइस को हम दो पार्ट में वो कर सकते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो डिवाइस जो जिसमें हमें स्टोर करना है अपनी चीजें, जो प्राइमरी जो ड्राइव होगी वो होनी चाहिए एक SSD, चाहे वो SATA हो चाहे वो NVMe हो। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये मैं बताता हूं। पहले ये क्लियर कर लूं कि इसका यूज ये क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका गेम्स हैं, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, वो किस पे स्टोर होंगे, आपके SSD पे। SSD में स्टोर करने से, SSD में इंस्टॉल करने से ये बेनिफिट मिलता है, जो भी आपका लोडिंग टाइम है, जो भी आपका प्रोसेसिंग टाइम है, वो काफी कम हो जाता है। और इनकी स्पीड जो नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव आती है, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव आती है, उनकी कंपैरिजन में काफी तेज होती हैं। अब इस पे भी दो फॉर्म फैक्टर चलते हैं, SSD और एक आती है M.2 फॉर्म फैक्टर में। तो इस पे क्या होता है, इसकी स्पीड दोनों की लगभग सेम होती है, जो SATA M.2 होती है और SATA जो ये वाली 2.5 इंच वाली जो हार्ड ड्राइव होती है, दोनों की स्पीड सेम होती है, सिर्फ फॉर्म फैक्टर अलग होता है। लेकिन दोनों SATA लेन का यूज करती हैं और सेम परफॉर्मेंस आपको देती हैं। तो यदि आप गेमिंग के लिए अपना पीसी बिल्ड कर रहे हो, सिर्फ गेमिंग करनी है आपको, तो ये इनफ होती है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देती है। और वहीं हम बात करें यदि आप प्रोडक्टिविटी का काम कर रहे हो या आपको हाई इफेक्ट जो अपने कंप्यूटर पे उनको रखना है, लोड लेना है, या कंटिन्यू ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसमें रीड राइट है जो काफी हाई स्पीड में चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको ये NVMe SSD सिलेक्ट करनी चाहिए, जो कि PCI लाइन का यूज करती है। जो कि जैसे मान लीजिए ये जो SSD है M.2 फैक्टर SATA वाली, ये अप्रॉक्स 600 Mbps के आसपास की स्पीड देंगी, लेकिन ये आपको 3 Gbps 3.5 Gbps तक की स्पीड
ये प्रोवाइड करा देती हैं। तो ये बहुत अंतर होता है, दोनों में करीब 5-6 गुना का अंतर होता है। लेकिन यदि आप सिर्फ गेमिंग कर रहे हो, बेसिक काम कर रहे हो, तो ये चीजें आपको, ये जो अंतर है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप हाई ऐसे टास्क करोगे जिनमें कंटिन्यू रीड राइट होता रहता है, या कंटिन्यू आपको जो सॉफ्टवेयर है उसकी जरूरत पड़ती रहती, कंटिन्यू रनिंग में रहता सॉफ्टवेयर, तो उस पर काफी अंतर आपको देखने मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो हम सेकेंड जो स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करें वो है आपकी हार्ड ड्राइव, जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव के बारे में। यदि हम बात करें एनवीएमई की और साटा की, तो ये जो स्टोरेज डिवाइस है जो आप ये यूज कर रहे हो मैकेनिकल, इनसे कहीं ज्यादा महंगी होती है। यदि आप 1 TB की हार्ड डिस्क ले रहे हो, मान लो वो 3500 के आसपास आ रही है, यदि आप एनवीएमई की 256 GB की जो एसएसडी है वो ले रहे हो, तो वो अप्रॉक्स आपकी 4000 4500 रुपए में आएगी। तो ये आपको अंतर देखने मिलेगा। इसीलिए यदि हम बात करें कि जो हमें जो स्टोरेज अपना करना है, जो वीडियोस रखना है, जो भी आपके गेम्स रखना है, जो भी आपको जो स्टोरेज करके आपके चाहे सॉन्ग्स हो, जो भी प्रोजेक्ट हो वो रखना है, तो उसका जो हमेशा से यूज होता आया है वो है मैकेनिकल हार्ड ड्राइव। और ये कहीं ना कहीं अब तेज भी होती जा रही है, और उस जो स्टोरेज के लिए इनसे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में हमें ये जो 1 TB की है, 2 TB की, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सिलेक्ट करना चाहिए। अब हम इसके बाद बात करें जो हमें अगला कंपोनेंट जो बहुत ध्यान रखना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी होता है हमारे पूरे बिल्ड का, वो है हमारी पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई अपने कंप्यूटर के लिए यूज कर रहे हैं, वो कितनी अच्छी होना चाहिए। सारे कंपोनेंट में पावर, आपका पावर सप्लाई जाना है। जो भी आप एसएसडी यूज कर रहे हो, हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो, या तो फिर प्रोसेसर यूज कर रहे हो, ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो, जो भी सारी चीजें हैं, आपको जो सप्लाई है वो पीएसयू से जाना है। यदि आप यही कोई खराब क्वालिटी की, कोई मतलब चाइनीज बेस्ड, यदि आप बिल्कुल बेसिक पावर सप्लाई ले लेते हो जो कि सही तरीके से आपको पूरे बिल्ड पे पावर नहीं पहुंचा पाते, तो वहां पे क्या होता है कि आपके जो कंपोनेंट है उनको खराब होने का भी चांस होता है, और आपको जो परफॉर्मेंस है, जो लैग है, वो भी देखने को मिलता है। क्योंकि सही तरीके से यदि पावर, जैसे मान लीजिए सीपीयू, उसमें ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है, और यदि नहीं दे पा रही है आपकी पावर सप्लाई उतना ज्यादा पावर, तो ये काफी एक मतलब कहना चाहिए एक डर की बात भी होगी। क्योंकि धीरे धीरे करके आपके जो प्रोसेसर है उसकी लाइफ भी कम होगी। ये भी रिस्क रहेगा कि मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है, जो कंपोनेंट उस पे यदि चीप पावर सप्लाई कारण, क्योंकि कंपोनेंट भी काफी बार खराब हो जाते हैं। तो जो पावर सप्लाई होती है, जो भी प्रोवाइडर हैं, जो भी कंपनी पावर सप्लाई बनाती है, तो उनकी यदि आप वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे आप कैलकुलेटर, जो आपका आपके कंप्यूटर में कितना पावर रिक्वायरमेंट है, जो पूरे पार्ट्स लगे हैं उनमें कितना पावर लगने वाला है। जैसे यहाँ पे आप कूलर मास्टर की वेबसाइट पे देख रहे हो कि आप यहाँ पे पूरे पार्ट्स आप बता सकते हो कौन से पार्ट्स आप लगा रहे हो, और वहां जाके आप अपना जो पावर सप्लाई है, कौन सी पावर सप्लाई हमें यूज करना है, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए काफी आसान हो जाता है और हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूंगा, जैसे 80+ वाइट सर्टिफिकेशन के साथ जो भी पावर सप्लाई आती है, कम से कम आपको उनका यूज तो करना ही चाहिए। हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हो जिनमें ज्यादा पावर की रिक्वायर्ड है, तो वहां पे 80+ ब्रॉन्ज जो और गोल्ड जो प्लेटिनम पावर सप्लाई आती है, आप उनको यूज करना चाहिए। और फिर इसके बाद आप ऑप्शन देख सकते हो कि आपको जो केबल्स हैं वो कैसी चाहिए, आपको मॉडुलर चाहिए, सेमी मॉडुलर चाहिए, या बेसिक जो आपकी नॉर्मल पावर सप्लाई आती है, आपको उनमें काम चल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान दे सकते हो, और ये इस तरीके से आप अपने पावर सप्लाई को डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जब भी डिसाइड करो तो अपने जो बिल्ड है, आप जो पार्ट यूज कर रहे हो उसके हिसाब से लगाओ, और एक अच्छी पावर सप्लाई लगाओ। क्योंकि जो भी कंपोनेंट आप उसको लगा रहे हो, सारे कंपोनेंट्स को पावर की जरूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छी पावर सप्लाई हमें यूज करना चाहिए। अब इसके बाद जो अगला कंपोनेंट हमें सिलेक्ट करना जरूरी होता है, वो है कि आप यदि जब भी कोई प्रोसेसर खरीदते हो, चाहे वो इंटेल का हो या तो फिर AMD का हो, तो जब भी आप प्रोसेसर खरीदते हो तो उसके साथ आपको स्टॉक फैन देखने को मिलता है। लेकिन इंटेल के सिनेरियो में तो ये चेंज हो गया है, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर्स गर्म होते हैं, और वो जो भी प्रोसेसर ज्यादा कोर, ज्यादा थ्रेड के साथ आते हैं, तो उनके साथ आपको जो है स्टॉक फैन देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि उस पर काफी हीट होता है। तो उसके लिए तो वो पहले ही बोलते हैं कि आप एक थर्ड पार्टी आफ्टर मार्केट एयर कूलर या लिक्विड कूलर लगाओ। लेकिन राइजन के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। राइजन एक अपने साथ एक स्टॉक फैन अपने देता है, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी कूलिंग आपके सीपीयू को प्रोवाइड कर देती है। लेकिन जब हम बात करें कि आपको अपने कंप्यूटर पे ओवरक्लॉकिंग करनी है, या आप ऐसे टेम्परेचर पे काम कर रहे हो जहां पे टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, या आपके कैबिनेट का एयर फ्लो, जो कैबिनेट आप यूज़ कर रहे हो वो एयर फ्लो सही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका प्रोसेसर वो काफ़ी गर्म होता है। और यदि आप गर्म प्रोसेसर यदि ज़्यादा हीट हो रहा है और आप कंटिन्यू इसको चलाते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ कम होती है, और आपकी परफॉर्मेंस को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। अब जैसे मैं अपना एक एग्जांपल बताऊं कि जब मैंने अपना प्रोसेसर खरीदा था Ryzen 5 3600, तो उसको जब मैं स्टॉक फैन पे चला रहा था, मैंने बेसिक में कहा कि नहीं यार, अभी स्टॉक फैन पे काम चलाते, बाद में इसमें लिक्विड कूलर लगाएंगे। तो जब वो चल रहा था तो उस पर
जो टेम्परेचर थे रेंडरिंग के टाइम पे जब हम वीडियो रेंडर कर रहे थे या जो भी हम कोई गेम खेल रहे थे तो उस समय जो टेम्परेचर वो 80 के अप्रॉक्स 80 से अबव पहुंच रहे थे, 90 से अबव पहुंच रहे थे। जो हमने उसकी काफ़ी ट्राई करके भी देख लिया, आरपीएम भी बढ़ाया मदरबोर्ड के बायोस से जाके अपने फैन का। फिर उसके बाद हमें लिमिटेड करके अपनी परफॉर्मेंस चलानी पड़ी, जो उसका डाउन क्लॉक करके चलाना पड़ा अपना सीपीयू। लेकिन ऐसा हम लंबे टाइम तक नहीं कर सकते ना। यदि आपको अपना इतना महंगा प्रोसेसर आपने खरीदा है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस उसकी चाहिए, तो आप उसको डाउन क्लॉक करके कब तक चलाओगे। तो इसीलिए हमें जब मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम समझ में आई 95 डिग्री पे, तो मैंने कहा या तो मदरबोर्ड भी खराब हो जाएगा, प्रोसेसर भी खराब हो जाएगा। तो फिर जाके मेरे को अपने पीसी के लिए लिक्विड कूलिंग का एक जो ये 40 mm का एक लिक्विड कूलर है, AIO है, तो ये फिर जाके मेरा जो सीपीयू है वो काफ़ी हम उसकी सही तरीके से परफॉर्मेंस यूज़ कर पा रहे हैं और अच्छा वो उसमें कूलिंग मेंटेन हो पा रही है। लेकिन यदि आप बात करो कि आपका इतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो यदि आपको अच्छे से परफॉर्मेंस लेना है तो एक डिसेंट क्वालिटी का एयर कूलर तो आपको प्रेफर करना ही चाहिए, जो कि थोड़ा बड़ा साइज में हो, जिनकी हीट जो डिसिपेशन हो वो बहुत अच्छे से हो, तो आपको अपने सीपीयू की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। नहीं तो वही होगा कि आपको उसको डाउन क्लॉक करके चलाना पड़ेगा और अच्छे से वो सीपीयू अपना परफॉर्मेंस नहीं करेगा। उसके साथ ही हम बात करें कि अपना जो एयर फ्लो की प्रॉब्लम आती है, यदि आप कितना भी अच्छा जो लिक्विड कूलर लगा लो, एयर कूलर लगा लो, लेकिन यदि आपके जो कैबिनेट आप यूज कर रहे हो उसका अच्छा एयर फ्लो नहीं है, उस पर ज्यादा फैन नहीं है, या तो सामने बंद है, चारों साइड से बंद है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का टेम्परेचर हाई रहेगा। आप चाहे कुछ भी लगा लो, आपके कंप्यूटर का टेम्परेचर आपको हाई ही देखने को मिले, जिसमें आपका अच्छा एयर फ्लो भी हो और आपको कूलिंग अच्छे से मेंटेन हो जाए। आपका लिक्विड कूलर यदि आप उसमें लगाना चाहो तो अच्छे से फिट हो जाए, फैन ज्यादा लग सकें, ये सारी चीजें देखते हुए हमें अपना कैबिनेट भी सिलेक्ट करना चाहिए। अब ये तो हो गए हमारे सारे पार्ट्स कि हमें कैसे अपने पार्ट्स सिलेक्ट करना है और जो हमें कंप्यूटर है, जो भी प्रोसेसर है, ये सारी चीज़ें कैसे सिलेक्ट करना है, इसमें तो आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन यदि हम बात करें जो हमारे पेरिफेरल्स हैं जो हमें यूज़ करना है, मान लीजिए कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, जो हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना है, जिसको हमें कंटिन्यू यूज़ करना है, वो कैसे लेना चाहिए। तो देखो, माउस कीबोर्ड यदि हमें बेसिक आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो एक अच्छी की वाला एक ब्रांडेड डिसेंट माउस कीबोर्ड लेना चाहिए। लेकिन यदि आपका बजट है तो उस पर कैसे सिलेक्ट करनी है। देखो, गेमिंग के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए मैकेनिकल कीबोर्ड सबसे अच्छे होते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड के स्विचेस भी बड़े होते हैं, उनका जो लाइफ टाइम होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। मेमोरी कीबोर्ड में ये नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपना बटन क्लिक कर दी लेकिन उसका रिस्पॉन्स उतना जल्दी मिल नहीं पाया, उतने अच्छे से परफॉर्म वो कर नहीं पाया। वैसे माउस है कि माउस पे भी हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा सेंसर उस पर लगा है, कितने डीपीआई का माउस है, उसमें एडजस्ट कर सक रहा है कि नहीं कर सक रहा है हम डीपीआई, ये सारी चीजें देखते हुए अपना माउस है हमें सिलेक्ट करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करें मॉनिटर, तो यदि हम मॉनिटर की बात करें तो इस पे भी हम दो तरीके से मॉनिटर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो आता है हमारे जो गेमर्स हैं उनके लिए हमें रिस्पॉन्स टाइम है वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जो रिफ्रेश रेट है वो काफी अच्छा होना चाहिए, ताकि हमें वो समझ में आए। जितने हम हाई एफपीएस के, मान लीजिए हमने बहुत महंगा ग्राफिक कार्ड लगा लिया और उसके बाद हमें ज्यादा एफपीएस मिल रहा है, लेकिन यदि हमारा मॉनिटर एक लिमिटेड 60 हर्ट्ज वाला है, यदि उस पर ज्यादा एपीएस, फिर हमें समझ में नहीं आएगा, वो परफॉर्मेंस हमें समझ में नहीं आएगी, और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना अच्छा है, ये सारी चीजें देखते हुए हमें गेमिंग के लिए लेना चाहिए। उस पर ये कलर रिप्रोडक्शन आपका इतना समझ में नहीं आएगा कि बहुत आईपीएस पैनल ले लो जिसका बहुत अच्छा कलर आए, तो ये चल जाता है। उसके लिए आप टीएन या जो बीए पैनल आता है वो भी आप ले सकते हो। लेकिन यदि हम वही बात करें कि यदि आपको प्रोडक्टिविटी के लिए आपको जहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन अच्छा चाहिए और जो आपके कलर्स हैं, एडिटिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करना है, तो वहाँ पे आईपीएस मॉनिटर ही हमें लेना चाहिए। क्योंकि आईपीएस मॉनिटर पे क्या होता है कि जो कलर क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो आपका कलर जो भी आप करेक्शन करते हो जो उस पर काफ़ी हेल्प मिलता है। इसलिए जब आप प्रोडक्टिविटी के लिए लेने जाओ तो वहाँ पे आईपीएस मॉनिटर, और जहाँ पे आप गेमिंग के लिए लेने जाओ तो वहाँ पे आपको जिसपे हाई रिफ्रेश रेट है, रिस्पॉन्स टाइम कम है, उस मॉनिटर को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और आपने अब सारे पार्ट जो है आपने खरीद लिया, अब उसको आपको असेंबल करना, तो उसको कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपना जो पीसी असेंबल किया था उसका बनाया हुआ है, तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हो उस प्रोसेसर को, और उस हिसाब से अपना पीसी जो है बिल्ड कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें पार्ट्स अपने पीसी के लिए कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे हमें अपने वर्क के हिसाब से कौन सा सीपीयू और बाकी सारे कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।